रंग जाने कब से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। दूर ऊपर पर सूरज डूबने से जरा पहले शफक के रंग हो या तेज बारिश में अचानक चमक उठने वाली धूप से फिजा में पड़ा हुआ 7 रंगों का झूला उसके लिए खुशी की खबर बन जाते। उसे तो कपड़े धोती माँ के हाथों से झाड़ कर हांडी की तरफ भागने के दौरान हवा में तैर उठने वाले बुलबुलों में भी रंग दिखाई दे जाते और वो भाई समेत उनके पीछे भागने लग जाता। उसकी जिंदगी भी एक ऐसा झूला थी जो हर बार उसे रंगों के एक नए दायरे में ला खड़ा करती। एक स्याह हादसे के काले रंग ने इन रंगों को जन्म दिया था। जब एक इफ्रीत की गिरफ्त में उसके बाप ने अजल की चुप तान ली और बेवा माँ स्याह मुखलिसी की बुक्कल मारे आंसुओं का चरखा काटने लगी। बाप की मौत से उसने जान लिया था कि अजल का रंग स्याह होता है और ना खत्म होने वाली गुर्बत का रंग भी काला। तो मुखलिसी की कालक उतारने को बेरहम जिंदगी ने उसके कम किताबों का बस्ता उतार कर उस पर रंग बिरंगे गुब्बारों का बांस रख दिया। तब से रंग उसके आगे आगे और उनके पीछे पीछे भागने लगा। लाल, पीले, नीले, ऊदे, हरे, गुलाबी और केसरी सारे रंग उससे बातें करते थे। इसीलिए सुबह जब सूरज की किरणों से मुंह धो रही होती तो वो घर भर की किफालत का ये झंडा उठाकर मुफ्ती से लड़ने निकल पड़ता। गलियों, बाजारों और पार्कों में घूम घूम कर वो ये रंगीन खुशियाँ नन्हे नन्हे बच्चों को थमा देता। गुब्बारा पाते ही बच्चों की आंखों में खुशी के रंग खिल उठते और वो तो था ही रंगों का पुजारी। और इनके एवज उसकी जेब में सिक्के भी खनकने लगे। शाम को जब माँ उसकी लाई हुई रेज़गाड़ी गिनते हुए ज़रूरतों के सुराख बंद करने की कोशिश में उदास हो जाती तो वो फटे हुए गुब्बारों का मास्क पहनकर माँ और बहन भाइयों को मोहल्ले के कुछ किरदारों की नकलें उतारकर खूब हंसाता। सौ की फिजा में माँ की मुस्कुराहट और बहन भाइयों की खिलती हंसी से दुखों का बोझ कम लगने लगता। लेकिन रंगों के इस व्यापार से आती सिक्कों की दौलत से माँ खुश नहीं थी। वो उसके छोटे बहन भाइयों की जरूरतें पूरी न होते देखकर फिर आंसुओं का चरखा काटने लगी तो उसके मामा अफजल ने माँ के सर पर हाथ रख दिया और एक बार फिर जिंदगी के झूले ने उसे रंगों के एक नए दायरे में उतार दिया। अब की बार वो मामी अफजल के दोस्त की दुकान पर दुपट्टे रंगने का काम मिल गया। गर्म होते हुए पानियों में रंग घोलना और दुपट्टे उनमें डालकर उन्हें नया रंग देकर निकालने में भी रंग उससे बातें करने लगी और वह उनकी बातों में किसी हद तक मगन होता गया। फिर अक्सर रंगीन दुपट्टों को तारों पर सूखने के लिए टांगते टांगते उसका लड़कपन उसकी जवानी में बदल गया और उसे जिंदगी के नए रंगों की जुस्तजू सताने लगी। ऐसे काम की जुस्तजू जिसमें उसका कोई नाम भी हो। उसे गुब्बारों और दुपट्टों के रंगों के पीछे से दादी की आवाज़ सुनाई देती, देखना रंग लग जाएंगे मेरे राजू को एक दिन, फिर उसका नाम राजू भी नहीं रहेगा, रहमत बीबी देखना। और ये बात पूरी भी हो गई थी। जिंदगी ने फिर रंगों पर कमर डाल दी। एक दिन यही रंगदार दुपट्टे उससे सर्कस तक ले आए, एक परी चेहरा तक जो ऊंची ऊंची रस्सियों पर चलती और बुलंद झूले पर झूलती हुई एक हाथ से उसे छोड़कर दूसरे को जा पकड़ती। राजू हुस्न की बारगाह में मौजूद खड़ा था, सो खड़ा रह गया। किस्मत की देवी ने फूलों की छड़ी ऐसी हिलाई कि उस परिवश के कहने पर सर्कस के उस दिन के शो में जोकर की अचानक गैर हाजिरी को पूरा करने को तैयार हो गया। मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती ही है, उससे कुर्बानी भी क्या देनी थी, यही ना कि वो एक बहरूप ले ले, और उसने ले लिया। सूफ रंगों के छोटे छोटे फूलों भरी गहरे पीले रंग की डांगरी, सर पर लाल लंबी तिकोनी टोपी पहने, चेहरे पर सफ़ेद पेंच, नाक पर रंगदार छोटी सी गेंद चिपकाए, मसनूई मुस्कुराहट गहरा सुर्ख बनाकर, हाथों में गेंदे उछालते उछालते जब वो सर्कस के पंडाल में दाखिल होता तो सामने बैठे हुए मर्द, औरत, जवान, बूढ़े, बच्चे सब कहकों के समंदर में डुबकियां लेने लगते। खास तौर पर बच्चे, उन बच्चों में कभी कभी गुड्डू भी होता था। सब बेजान तालियों की गूंज पर भारी गुड्डू की तालियां होती थी, जिनमें एक मस्खरे की हरकतों से उठाया हुआ हर्ष नहीं, एक फनकार के फन की दाद होती थी। एक गुड्डू ही था जो उसके काम को कद्र और इज्जत की नज़र से देखता था और जिसने उससे मोहब्बत का रिश्ता तोड़ा नहीं था। और ना तो रंगों के इस बहरूप को अपनाते ही वरना तो रंगों के इस बहरूप को अपनाते ही उसे कई करीबी रिश्तों के गुर्बत से दस्तबरदार होना पड़ा था, क्योंकि उसकी माँ और बहन भाई समाज की असली थे और इस समाज में वो एक मस्खरे से बढ़कर कुछ नहीं था। ये क्या किया पगले तूने, कोई काम है करने वाला, ऐसा करने से तुझे उसकी मोहब्बत नहीं मिलने वाली। उसके साथ दुपट्टे रंगने वाले उसके साथी ने कहा, कोई बात नहीं यार, मेरे दिल ने अपनी मंजिल ढूंढ ली है और जब रांझा जोगी बन सकता है तो
मैं जोकर बन गया तो क्या। वो दिल के कहे कि आगे किसी की कुछ सुनना ही नहीं चाहता था, और रंगबाज मोहब्बत ने उसको अपने रंगीन जाल में जकड़ लिया था। महीने में एक आध बार वो माँ से मिलने आता और सहन में लेटी माँ आंसुओं का चरखा काटने लगती। इतने साल गुजर जाने के बाद भी माँ आंखों के चरखे पर आंसुओं का सूट काटना न छोड़ पाई थी। गुजरते सालों में उसके दुखों के रंग बदल गए थे। शादियों और पार्टियों को सजाने के लिए तो सब माँ की बहुत मिन्नतें करते, अपने बेटे से कहो ना हमारे घर भी शो करे। लेकिन रिश्ते वाली मासी जैना उसकी बहनों के लिए किसी को ये घर दिखाती तो लोग हमारे बेटे के ससुराल अब सर्कस वाले होंगे कहकर माँ का दुख उठा देते। तो उसने गुड्डू को ही अपना सब कुछ मान लिया। गुड्डू करीब ही अपने बाप के ढाबे पर काम करता था और सर्कस वालों के लिए चाय भी वही लेकर आया करता। गुड्डू से उसकी दोस्ती भी नहीं हुई थी। गुड्डू स्कूल जाने के ख्वाब देखता था और राजू भी उसके लिए ख्वाब देखने लगा, हसीन जिंदगी के ख्वाब जिसमें गुड्डू एक बाबू होता। तो इस उम्र में वो स्कूल जाने की हसरत लिए गुब्बारों के साथ गलियों गलियों घूमता रहा था, लेकिन गुड्डू के लिए वैसा नहीं होने देगा। उससे उसका ये अहद था। उसके लिए उसकी शफकत पिदराना और दोस्ताना दोनों हो गई। गुड्डू कभी कभी उसका शो देखने आता और टेंट नुमा कमरे में उसका कास्ट्यूम पहनकर खुश होता। अच्छा बताओ तुम्हें अपने भैया के शो का कौन सा हिस्सा मज़ेदार लगता है, वो गुड्डू से पूछता। भैया वो जिसमें गोरा साहब शेर पर और एडवर्ड भाई हाथी पर और नीलिमा बाजी घोड़े पर और सर्कस का बंदर ऊँट पर और आप एक गधे पर खड़े होकर आते हैं और आखिर में गधे पर कभी बैठते कभी गिरते कलाबाजियाँ खाते आते हैं तो कसम से बहुत हंसी आती है। गुड्डू से बताते हुए खिलखिला कर हंसता तो वो भी उसके कैफों में शामिल हो जाता। आखिर मैं ये काम क्यों नहीं सीख सकता आपसे राजू भाई, तसल्ला गुड्डू उससे अक्सर पूछता। क्योंकि तुम स्कूल जाओगे, स्कूल जाने से तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, राजू को समझाता। लेकिन राजू भाई मैं आपकी तरह इन रंगों के पीछे छुप जाना चाहता हूँ ताकि मुझे कोई न ढूंढ सके, कोई पहचान ना पाए। गुड्डू कहता तो हंस देता। तुम भला क्यों छुपना चाहते हो? वो यूं ही हंसते हंसते पूछता। मुझे डर लगता है राजू भाई। उसकी आंखों में खौफ के साए गहरे हो जाते, चेहरे पर उदासी डेरा जमाने लगती। तो राजू उसे गुदगुदा देता। और चलो बड़े लड़के नहीं डरते, उसे तसल्ली देता। गुड्डू पगले छुपना अच्छी बात नहीं, पहचान बनाना अच्छी बात है। देखना एक दिन तू बहुत बड़ा नाम बनाएगा। ये ले तेरे लिए किताबें और पेंसिलें लाया हूँ। किताबें पाकर गुड्डू की आंखों में खुशी के रंग गहरे हो जाते और गुड्डू का बाप उसे आड़े औंठों लेता। चलो मस्करे, मेरे लड़के को बेकारी का रास्ता ना दिखा। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लेकिन अपना काम हो तो इंसान भूखा नहीं मरता। चल रास्ता नाप अपना। अब अपना फलसफा भगाड़ता और वो गुड्डू को इशारा करके खिसक लेता। इस छोटे से शहर में अब भी रवायती तफरीह का जरिया ये सर्कस ही थी। हर बार जब सर्कस शहर से बाहर दूसरे शहरों में जाती तो जाने से पहले वो घर का चक्कर लगा लेता और वापस आकर गुड्डू से भी मिलता। हालांकि वक्त के साथ साथ गाँव में, मेलों और शहरों में सर्कस ज़्यादा मारूफ जरिए तफरीह तो नहीं रही थी। फिर यूँ भी एनिमल प्रोटेक्शन वालों की बदौलत अब जंगल के जानवरों से शो नहीं हो सकता था, तो ऐसे में जोकर का हर जगह होना एक लाजमी जुज था। और यूँ उसे नीलमा का साथ भी मुयसर आ जाता, जो उसे बहुत बातें करती थी और हर काम उसे ही सौंप दिया करती। किसी दिन उसे माँ से मिलवाने ले जाऊँगा वो सोचता, लेकिन नीलमा से कहने की जरूरत न कर पाता। तो कुछ और काम क्यों नहीं कर लेता राजू? माँ अपने बूढ़े हाथ उसके हाथों पर रख कर कहती तो मुँह से कुछ न कहता, बस सर को नफी में हिलाता रहता और बंद आँखों से गुलाबी रंगत गोरे बदन वाली उस अप्सरा के ख्वाब तकता जिसे दूर होना उसे किसी तरह भी गवारा नहीं था। माँ की मुश्किल वो समझता था। मोहल्ले के किसी घर में जब वो राजू का रिश्ता ले जाती तो उसे धुतकार दिया जाता। वो समझता था इज्जत नफ्स पर रवैयों की आरी वहाँ चलती है जहाँ गुर्बत हो। कई बार वो गुब्बारे खरीदते हुए बच्चों के वालिदैन ने उसे फिटकारा था, जहाँ उसके पास उनके बच्चों का पसंदीदा गुब्बारा ढूंढने पर भी न निकला। कई बार तो अमीरी के तकब्बुर में मुब्तला उन वालिदैन ने उसे इस जुर्म में पैसे भी न दिए कि ये गुब्बारा उनके बच्चे की पसंद का नहीं। कई बार दुपट्टे अमीर लड़कियों ने दुकान पर लाकर उसके मुंह पर दे मारे थे कि उनके रंग मैचिंग नहीं। वो इन रवैयों का आदी हो चुका था, क्योंकि इन रवैयों की कालक में रंगों से वाबस्तगी के सबब उतार लेता। लेकिन रवैयों की संगबारी वहाँ ज़्यादा जख्मी करती है जहाँ किसी का पेशा उसका वो फन हो जिसे समाज ने नापसंदीदा करार दिया हो। कब तक तेरे सर पर सेरा देखने की हसरत ये जिक्र होगी? सांस की अंगीठी भी तो ठंडी पड़ जाएगी पुत्र। माँ हसरत से आ भरती। माँ फिक्र न कर, एक चांद तेरे बेड़े में उतारूंगा तो दुनिया पलकें झपकना भूल जाए। तो माँ को खुश कर देता। दुपट्टे के कोने से उसके दिए हुए नोट बांधते हुए वो राजू को दूल्हा बनते देखने लग जाती और माँ के चेहरे पर मुस्कान देखते ही वो वापस आ जाती। उस रात चांद सोने का बड़ा सा दायरा लग रहा था जब नीलमा चहलकदमी करने बाहर आई। चांद अचानक ही एक मध्यम सा दिया लगने लगा और चांदनी नीलमा के वजूद से फूटने लगी। वो मशहूर होकर रह गया। आज तो उसे हुस्न की बारगाह से खैरात
مانگ بھی لینی چاہیے۔ اس نے گلاب کا پھول ہاتھ میں لیا تاکہ اسے نیلم پری کے بالوں میں سجا دے، لیکن اسے قبل کہ وہ پودوں کی اوٹ سے نکل کر سامنے جاتا، کوئی اور ہاتھوں میں گلدستہ اٹھائے نیلما کے سامنے جھک کر اس کا ہاتھ تھاما، اور نیلما نے اس پر اپنے حسن کی چاندنی کا سایہ کر دیا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ لیے ایڑیوں پر گھوم گئے۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول جل کر گھاس بن گیا اور آنکھوں کے سارے رنگ دھواں ہو گئے۔ اسے وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ہاں بس میں چلا جاؤں گا یہاں سے، گڈو کو بتا کر۔ ہاں، گڈو کہاں تھا؟ دکھائی ہی نہیں دیا۔ وہ گڈو کو ڈھونڈنے کے بہانے باہر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے مینیجر مل گئے، کافی پرجوش تھی۔ آج بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز مہمانان اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں بوائے، آج کا شو کچھ اسپیشل ہونا چاہیے۔ مینیجر نے اس کا کندھا تھپتھپایا تو اس بات میں سر ہلا کر بے بس سے مسکرا دیا۔ وہ کاسٹیوم پہن چکا تھا اور شو میں اس کا نام پکارا جا رہا تھا جب سرکس کے امین چاچا اندر آئے۔ راجو بھائی آپ سے تو ملنا چاہتا ہے۔ وہ ابھی تذبذب نہیں تھا کہ ملنے والا اندر ہی چلا آیا۔ آنے والے نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڑیل دیا۔ اچانک رنگ اس کی آنکھوں کے سامنے ببولے بن کر شور کرنے لگے۔ اس شور میں اسے کالی افریت کے درندہ صفت ہاتھوں میں اپنا وجود اور اپنی چیخیں سنائی دینے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر درندہ نما انسان کی بیٹھک کا دروازہ توڑ کر اندر آتا ہوا اس کا باپ کے پیچھے پناہ لیتا ہوا اس کا سہما وجود، اور باپ سے دستوں گریبان اس مکروہ ہاتھ میں بڑا سا خنجر اور خون میں لگتا اس کا باپ۔ یہی تو وہ کالا رنگ تھا اس کی زندگی کا جسے مٹانے کے لیے اس نے رنگوں میں پناہ لی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ خدایا، آپ نے گڈو سے کیوں نہیں پوچھا کہ اس کو کس چیز سے خوف ہے؟ کیوں اس نے گڈو کو رنگوں کے پیچھے نہ چھپایا جب اس کو ضرورت تھی؟ تو وہ افریت جس سے وہ بچپن میں بچ نکلا تھا، اس کی حوثناک زندگی نے گڈو کو آن تک پہنچا تھا۔ وہ کاسٹیوم نوچ کر اتار پھینکنے کو ہی تھا کہ بڑی صاف پاس آ کر بولی، راجو کم آن، the show must go on۔ پھر سارے رنگوں نے کالا رنگ پہن لیا۔ رنگوں کی سسکیاں کبھی نیلما نیلما اور کبھی گڈو گڈو پکارنے لگی۔ شو شاندار ہوتا گیا۔ راجو اپنا آخری کرتب دکھاتے ہوئے گر کر ساکت ہو چکا تھا اور حاضرین نشستوں سے اٹھ کر تالیاں بجا دی۔